अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। बड़े इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स पे आज गुफ्तगू होगी और वो तकरीबन तमाम के तमाम ही जो हैं वो अदलिया के साथ रिलेटेड हैं। और ये इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं कि हमारे मुल्क की जो एक हम कहते हैं ना कि जिस डायमेंशन में जा रहा है, उसको तयक्कुन से जो बातचीत आगे लेके जा सकती है, वो सबसे बड़ी बात होती है जब अदलिया आपकी ठीक होती है। और वो हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत से मसाइल चल रहे हैं। आपको याद होगा माल्टाउन का जो किस्सा हुआ था। माल्टाउन में 14 लोगों को दिन दहाड़े टेलीवाइज्ड सतह पे हमने देखा था कि गोलियां मार दी गई। बेचारे गरीब से लोग थे, खवातीन भी थीं और उनका केस चल रहा है हाई कोर्ट में। और वो आज अगर हम देखेंगे कि हाई कोर्ट उसमें क्या डिली डैलिंग कर रही है, उसको देखेंगे। साथ साथ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके जो रिमार्क्स आए हैं पंजाब के हवाले से और लोकल बॉडीज के हवाले से, उन्होंने तो पूरी की पूरी पंजाब गवर्नमेंट को न सिर्फ इंडाइट कर दिया, बल्कि उनको तो एंटी पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया और एंटी स्टेट डिक्लेयर कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं, इसका ज़रा तजिया करेंगे। दूसरा, आज हमने बात करनी इलेक्शन कमीशन। शफकत महमूद साहब की स्टेटमेंट आपने देख ली। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हमें एतमाद नहीं है इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर। वो किस तरफ जा रहा है, कोई भी उसके ऊपर खुश नहीं है, सिवाय अब आजकल तो हम देख रहे हैं कि अपोजिशन उनके ऊपर सेटिस्फाइड है, लेकिन पहले अपोजिशन भी गालियां दे रही थी। फिर हम देखते हैं कि उनके जो मुख्तलिफ जो जिस तरीके से इलेक्शन होल्ड करते हैं, फेक वोट्स का कोई पता नहीं है। अभी आपने देखा बैलेट पेपर्स के मसाइल। फिर ये जो रिजेक्टेड वोट्स वाला एक कॉन्सेप्ट है, ये पता नहीं कहाँ से आया है। मैंने पूरी जिंदगी में कहीं भी किसी और मुल्क में इस तरह के मामला नहीं देखे कि आपने जानबूझ के एक वोट जो है वो रिजेक्ट करवा दिया। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, हम आखिर में जाके बात करेंगे कि हमारी जो जुडिशरी है, इसको अगर हम इंटरनेशनली इसको कंपैरिजन करें, तो वहां पे अगर हम देखेंगे तो ये कहाँ पे खड़ी हुई है। इन तमाम उमूर का आज हम तजिया करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब, लंदन पोस्ट के रूहे रवां हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर शाहिद, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम और आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शाहिद, टू स्टार्ट विद, ये जो मामला चल रहा है माल्टाउन केस का, उसकी क्या खबर है? हाई कोर्ट में सिलसिला चल रहा है और उसकी हेयरिंग भी हो रही हैं। तो एज वी स्पीक आज हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? देखें जी, कल उसकी हेयरिंग थी। हम बड़ा इंतजार कर रहे थे। मैं तो काफी दिनों से इंतजार कर रहा था, जब से ये लास्ट को 2-3 महीने पहले हेयरिंग हुई थी। और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि आज अदालत कोई फैसला करेगी इस मामले पे। लेकिन आज फिर वो टेक्निकल ग्राउंड पे एक जज साहब जो थे, 9 रुकनी बेंच था, या फुल बेंच था, तो उसमें एक जज साहब जो थे ना, वो छुट्टी पे थे, तो इस वजह से उन्होंने हेयरिंग नहीं की, बल्कि उसको एडजर्न कर दिया। और वो अब जब सारे जजों की डायरियां मिलेंगी, तो फिर वो दोबारा एक नई डेट आएगी। तो मेरी गुजारिश है चीफ जस्टिस साहब से कि जनाब जज साहब, आप छोटा बेंच बना दें इस पे। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई लॉकर बी ट्रायल नहीं है ये, जिसपे आपने इतना बड़ा बेंच बनाना। आप छोटा बेंच भी बना सकते हैं, आपकी डिस्क्रेशन पे है, ताकि ये मामला आगे मूव हो सके। अब आप जब आप ये करते हैं, तो हमें ये पूरी दुनिया में जो लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनको ये लगता है कि शायद लाहौर हाई कोर्ट जो है वो शहबाज शरीफ को और राना जनाउल्लाह को और तमाम उन कातिलों को, जिन्होंने दिन दिहाड़े 14 लोगों को गोलियां मारी, खवातीन, एक प्रेग्नेंट खातून के मुंह में गोली मारी, और 100 से ज्यादा लोगों को जख्मी किया, दिन दिहाड़े टेलीवाइज्ड, आप जैसे कह रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अदालतों को जो है वो जहां तक जस्टिस करनी चाहिए, वहां तक एक टाइम का भी एक चीज हो। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 4 साल से ज्यादा अरसा हो गया है और आज तक ये नहीं फैसला हो सका कि भाई वो जेआईटी बननी थी कि नहीं बननी थी। भाई आपका काम है कि जो फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन हो, अथेंटिक इन्वेस्टिगेशन हो, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपके पास चीज आए, फिर आपको भी कोई शिकायत नहीं रहेगी पुलिस से कि जी पुलिस वाले सही तरह तफ्तीश नहीं करते, तो इस वजह से आपका जो कन्विक्शन रेट है पुलिस का वो भी कम है, और आपका भी इंसाफ फराहम करने में मुश्किलात पेश आती हैं। दूसरा, एक और मैं बात करूंगा वेरी वेरी क्विकली, कि जनाब हम ये मॉडल टाउन आपको भूलने नहीं देंगे। और जिन लोगों को दिन दहाड़े आपने शहीद किया है, कत्ल किया है, ये आपके शरीफों ने, तो ये अगर तो अभी तो लोकल लेवल पे ये बात हो रही है, जब ये इंटरनेशनल कैंपेन चल पड़ी इस पे, तो फिर बहुत सारे लोगों के पास मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं होगी। तो ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ नहीं, कि जो मुझे इंटरनेशनल मुझे एक चीज से बताएं डॉक्टर निकलते हुए हैं, शाहिद के, उनके ये डॉक्टर जज्बात हैं। शाहिद, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, वो जो गरीब लोग थे, क्या वो पाकिस्तानीज नहीं थे? क्या उनके पास सीएनआईसी कार्ड जो हमारे पाकिस्तानियों के पास, दूसरों के पास हैं या इन जजों के पास हैं, वो उनके नहीं थे? तो क्या उनका हक नहीं है कि उनको इंसाफ मिले? और ख़ास तौर पे जिन लोगों के ऊपर शक है,
और जिनका पहले से हम देख रहे थे एक प्रोसेस शुरू भी हुआ था, फिर उसके ऊपर डिली डैलिंग जो है वो क्यों हो रही है, क्यों नहीं उसको आगे बढ़ाया जाता। मतलब एक जो इंप्रेशन आप बता रहे हैं कि जी एक इंप्रेशन है कि इनको सपोर्ट किया जाता है, इनको फेवर किया जाता है, तो इतना ब्लैटेंट लेवल पे भी अगर आप सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो फिर जुडिशरी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा ना। देखें, बात यह है कि जब अभी तक मैं आगे आपको साथ कंपैरिजन करूंगा उसका बरतानिया के लीगल सिस्टम के साथ, लेकिन फॉर नाउ मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब आप जब इतनी सारी ओवरवेलमिंग एविडेंस आपके पास ऑलरेडी मौजूद है और उन चीजों को टेक्निकल ग्राउंड पे डिले करी जाना जो है ना, ये इंसाफ के साथ, और आपको अगर अल्लाह ने इस मकाम पे लाके पहुंचा दिया है तो आपने खुदा ताला को भी जवाब देना है, इंसानों को तो जवाब देने देना है, लेकिन अल्लाह के आगे आप क्या मुंह ला के दिखाएंगे। हमने लेकिन बहुत सारे, मैंने यहाँ बरतानिया में क्या आप श्योर हैं कि अल्लाह ही लेके बहुत आया इनको? ये नहीं, मतलब बात करने का मकसद ये कि हमने बहुत सारे लोगों के साथ नेकियां की हैं यहाँ बरतानिया में, बहुत सारे लोग जो आते थे अपने मसाइल लेके, लेकिन जो अच्छी नस्ल का लोग होते हैं वो अपनी एहसान को याद रखते हैं। जो कम नस्ल होते हैं वो आपकी बैक स्टैपिंग की, जैसे हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जब आप जिस किसी पर पे एहसान एहसान करो करें उसके तो शर फिर से उसकी डरो। शर से डरो, उससे शर से डरो। तो हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो इतने बदजात हैं कि उनके साथ जितना मर्जी एहसान कर लिया जाए वो अपनी बैक स्टैपिंग से बात नहीं आते। लेकिन बरतानिया में तो इंसाफ मौजूद है। अगर आप किसी पे इल्जाम लगाएं, आपका कोई केस हो, तो पुलिस आपको इल्जाम लगाने वाले के घर पहुंच जाती है, उसको अच्छा, इन्वेस्टिगेट आपने करती है कि तू आपने एक कौन सी इम्पोर्टेंट किश्ती बात में, अभी कौन सी बस अभी में आया थोड़ी था देर यहाँ पे। पहले आपने एक इम्पोर्टेंट बात की थी, वो ये थी कि आपने कहा कि हम इनको भूलने नहीं देंगे और इंटरनेशनल लेवल पे ये चीजें उठाएंगे। तो हु इज स्टॉपिंग यू? व्हाई नॉट नाउ? अभी इसको शुरू करें। उनको इंसाफ चाहिए ना, उन जो मजलूम जो हैं, मकतूलीन जो हैं, उनके घर वालों को, उनके बच्चों को, उनकी बेटियों को इंसाफ चाहिए, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर डाल के आए, चाहे लोकल लेवल पे आए। वेल, आपका ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और कादरी साहब तो आपके मुल्क में भी, कनाडा में बैठे हुए हैं, तो वो अगर लीड लें इसमें तो हम उनको पूरी जो मीडिया सपोर्ट होगी, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट होगी, वो हम उनको पूरी सपोर्ट देंगे। यहाँ चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो या ह्यूमन राइट्स वॉच हो या स्टेट डिपार्टमेंट हो, जहाँ पे भी उनको अपनी जो है वो जरूरत है, क्योंकि असल मुद्दई तो कादरी साहब है ना। ताहिर कादरी साहब का ये मदरसा था, उन्हीं की सारा मामला था। तो हम तो पूरी तरह तैयार हैं, और आपके प्रोग्राम में मेरे ख्याल से मैं हर दूसरे तीसरे प्रोग्राम में इसका आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो हम सिर्फ ये हाँ, लेकिन इंतजार कर रहे लेकिन हैं कि तैरुल ये कादरी साहब भी ओपन तो, एंड शट केस वो है। भी तो बादशाह आदमी है ना, वो भी तो बस जब जी चाहता है 2-3 साल के बाद एक दफा आ जाते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। देखिए, मामला कुछ इस तरह है कि अब जो इसके अलावा जो पाकिस्तान के मुख्तदर जनरल बाजवा साहब हैं, जनरल फयाज रसूल साहब हैं, अब सारे लोग जो है ना, फॉर सम रीजन पाकिस्तान जो है ना, वो पाकिस्तानी मिनाजुल कौम इस तरह के है कि वो हर वक्त एक मसीहा की तलाश में होते हैं। यानी अगर कोई उनका पीर भी, अगर कोई जाली बंदा भी आके बैठ जाता है और वो उनको कुछ बताना शुरू कर दे, तो वो उसके साथ भी घर पे उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, उसका भी दाल रोटी चलनी शुरू हो जाती है। तो मकसद कहने का ये है कि जब फौज को पाकिस्तान की अवाम एक मसीहा के तौर पे देखती है, तो उनको अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए। जहां तक वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, जो अंदर हो रहा है उस पर भी उनको अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना चाहिए। जो सही इदारे, सही। जजेस को तो वो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पुलिस है, जो जुडिशरी के जो डिपार्टमेंट है, जो अटॉर्नी जनरल का जो ऑफिस है, आपकी जैक ब्रांच है, जो मिलिट्री की जो लीगल सेक्शन है, मिलिट्री कोर्ट्स आपने बनाई हुई थी, आपको बड़ा एक्सपीरियंस है इन सारी चीजों का। तो आपको थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा वो जो कॉरिडोर विस्परिंग होती है, उससे आप थोड़ा सा मामले को इन्फ्लुएंस इसमें कर इसमें सकते हैं। ये जो आप बात आखिर कर वो रही हैं ये पाकिस्तानी इसलिए भी, इंसान से 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ये जो आप बात कर रही हैं ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान को जो थ्रेट है असल में वो इंटरनल है, वो एक्सटर्नल नहीं है। तो इसलिए इंटरनल लेवल पे जितना भी आप अपना बीफ अप करेंगे अपनी सिक्योरिटी को, इंटरनल सिक्योरिटी को, उतना ही ज्यादा आप एक्सटर्नल सिक्योरिटी को बीफ कर रहे होंगे। इज दैट राइट? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जहां मैं रहता हूँ, यहाँ मैंने पुलिस के साथ यहाँ पे एज ए क्राइम रिपोर्टर या एज ए एनालिस्ट काफी दफा हमें मौका मिला पुलिस के साथ डील करने का। तो मैं हमने ये नोट किया कि यहाँ की बहुत ज्यादा पुलिस जो है ना, वो हिडन होती है, वो छुप के, मतलब प्लेन क्लोज में है। आप जरा सा भी मामला हो तो एकदम पता नहीं किधर किधर से निकल के वो आ जाते हैं। वो इतनी विजिबल नहीं, लेकिन विजिबल पुलिसिंग भी जरूरी होती है। ये नहीं कह रहा कि हम उसमें ना करें,
और उनको सब पता होता है यहाँ पे कौन किस गली में रहता है, कौन क्या झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। वो आपसे राब्ता करने से पहले भी जो है ना आपको देख लेते ठीक। हैं कौन है बंदा, ये कब आया था यहाँ पे। मैं सिर्फ अच्छा। ये अच्छा। बताना चाह रहा हूँ आपसे कि हाँ, हम इस मामले को जारी रखेंगे। अब ठीक है। मैं फायज ईसा पे थोड़ी सी बात कर लूँ। हाँ हाँ, मैं वही चाह रहा हूँ कि जरा फायज काजी ईसा फायद साहब साहब ने क्या कहा है जी पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से। फायज ईसा साहब जो है ना वो लगता है वेरी रिस्पेक्टफुली, जज साहब यू लुक लाइक अ वेरी एंग्री मैन। तो आपको तो इस बेंच में बैठना नहीं चाहिए था जब आपको चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई मामला पीटीआई गवर्नमेंट और इमरान खान गवर्नमेंट, क्योंकि आप उसकी अंदर पार्टी हैं, आपने इमरान खान की पीटीआई गवर्नमेंट के खिलाफ आप एक मुद्दई हैं केस के अंदर, तो आपको तो ये केस सुनना नहीं चाहिए था जज साहब। लेकिन आपने बैठ के जब आपने बोलना शुरू किया तो आपने तो ऐसे किया कि ये जो मर्दमशुमारी हुई थी वो 2017 में हुई थी, उस वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी। पीटीआई की गवर्नमेंट 2018 में आई है, तो आप पीटीआई की गवर्नमेंट को जो 2017 में हुए हुए एकदम आते उसका तो जिम्मेदार नहीं करार दे सकते कि वो सारी चीजें जो उस वक्त गलत हुई हैं, मर्दमशुमारी में सिंध के लोग कम दिखाए गए हैं या केपीके में कम दिखाए गए हैं या बलूचिस्तान में। अगर उस मर्दमशुमारी को आपका बड़ा आसान आपके लिए गुजारिश यह है कि आप उस दोबारा मर्दमशुमारी का हुक्म दे दें, आप बजाय इसके कि आप कहेंगे जी हम 2018 में जाके वो इलेक्शन को हम अनल एंड वॉइड कर देते हैं ताकि वो सारा कुछ ही जो निज़ाम बना है वो बैठ जाए। तो यू कांट गो इनटू अ पास्ट ट्रांजैक्शन, इट इज कॉल्ड पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन। जैसा हमने भी थोड़ा सा लॉ की हमें भी समझ आया, लेकिन आप जो है जिस तरीके से आपने आज बयानात दिए और गवर्नर को आपने कहा कि ऑर्डिनेंस ले आए, तो जब तक आपको खुद अपनी जुडिशरी की तरफ देखना चाहिए कि आपके वकील क्या कर रहे हैं। वो घरों पे कब्जे कर रहे हैं, जमीनों पे पार्कों पे कब्जे कर रहे हैं, चीफ जस्टिस को वो गालियां निकालते हैं हाईकोर्ट के अंदर खड़े होकर। तो जैसा आपको थोड़ा सा इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन भी करनी चाहिए। और शरीफों के लिए आपका सॉफ्ट कॉर्नर है, आप थोड़ा सा नोटिस लेना अपने केस को, खुद खुलवाए नजर आते हुए। मैं आपसे खुद गुजारिश कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस प्रोग्राम के तहत कि आप हुदैबिया पेपर मिल को किसी और जज के सामने उसको हुक्म दे खोलने जाए, इसको खोला जाए और इसको रीट्रायल करें। आपने तो उस पर मीडिया पे भी पाबंदी लगा दी। तो जैसा अब ये कोई मतलब इतना एंग्री अगर एटीट्यूड हो तो बंदे को खुद ही एक्सक्यूज कर लेना चाहिए कि मैं इस और केस फिर को यह नहीं कि सुन सकता अपने बिकॉज इस आई एम नॉट इन स्टेबल स्टेट। एंगर की वजह से आपकी जो सेंस ऑफ जजमेंट है वो भी मुतासर होती है, और ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह की जो रिमार्क्स हैं उनकी वजह से ये अपना कद मजीद छोटा कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि यहाँ कोई भी जज अगर इस तरह के रिमार्क्स देता है तो वो दैट कुड बी हेल्ड अगेंस्ट हिम इन द अपील प्रोसेस। पूरी दुनिया आपको देख रही है। और मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के जो मुसलमान जज हैं उनका 128 मुल्कों के अंदर पाकिस्तान का हाँ, बहुत बुरा। मेरे ख्याल से 28वां नंबर है हाँ। मुसलमान जजों का। और जो गैर मुसलमान जज हैं वो बेल्जियम के जज हैं जिनका पहला नंबर। तो आगे मैं आपके साथ इसको शेयर करूंगा। ठीक है। तो अच्छा, अभी अब जो जरा इलेक्शन कमीशन के हाँ, ऊपर इलेक्शन इलेक्शन कमीशन की कमीशन जरा पे बात बात कर कर लेते हैं लेते कि हैं। मैं इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऊपर पहले ओपोजिशन भी कह रही थी, गालियां दे रहे थे। आज तो हुकूमत ने साफ तौर पे कह दिया, शौकत महमूद साहब ने, कि जनाब हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, आप लोग सब लोग एन मैस रिजाइन करें। देखिए मैं आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ क्योंकि मैं पोलिंग एजेंट भी रहा हूँ, जर्नलिस्ट भी रहा हूँ पाकिस्तान में। मैं इंटरनेशनल पोलिंग एज इलेक्शन ऑब्जर्वर्स भी जाता हूँ। तो मैं आपको पूरी अथॉरिटी से बता सकता हूँ कि पोलिंग स्टेशन में क्या होता है, क्योंकि मैंने उसको सारे सिस्टम को मैं खुद कवर किया, देखा भी है। जब से ये शरीफों की हुकूमत आई है, जब शरीफों की नई नई हुकूमत आईजीआई बनी थी तो उस वक्त हम यंग यूनिवर्सिटी में थे। तो हमने देखा कि शरीफों उस जमाने में इन्होंने वो मशीन से कार्ड बनते थे तो उन्होंने कार्डों की मशीनें लगाई। हमारे वो एक हाजी मकसूद भट्ट साहब होते थे, अब फौत हो गए। उन्होंने भी कोई जाली कार्डों की मशीनें लगाई और लोगों को, जो लोग फौत हो गए हुए थे उनके भी वोट डालने उन्होंने शुरू कर दिए। तो अब जो पता ये चल रहा है, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं इमरान खान, वो भी एक रिपोर्ट में बता रहे थे कि हजारों की तादाद में शरीफों ने और जरदारियों ने मुख्तलिफ हलकों में अपने जाली वोट बल्क में रजिस्टर्ड कराए हुए। क्योंकि मैं पोलिंग एजेंट रहा हूं तो मैं जब वो पोलिंग स्लिप बनाते थे तो एक एड्रेस के ऊपर अगर 5 बंदे होने चाहिए तो वहां पे 60-60 लोगों के नाम लिखे हुए थे एक एड्रेस पे। तो मुमकिन नहीं है किसी एड्रेस पे इतने सारे लोगों का रहना। इसी तरह जब एमक्यूएम थी वो भी इसी तरह ठप्पे लगाते थे। हाँ, उन्होंने भी वो एक तो एक सैकड़ों लोग। झोपड़ी पे किसी जगह पे हजारों की सैकड़ों की तादाद में उन्होंने वोट रजिस्टर कराए थे एक एड्रेस के ऊपर। तो जो
और फिर क्या किया शरीफों ने, ये पूरे इलेक्शन में शरीफों ने भी और बाकियों ने भी, जब इमरान कह रहा था कि 4 हल्के खोले, तो उसमें ये था कि इन्होंने जाली बैलेट पेपर बना ली, जाली पेपर और बैलेट पेपर और जाली मोहरें बना के, तो इन्होंने वो जो वोट थे वो इसी वजह से, जब उन्होंने कहा कि 4 हल्के खोल दो, उसको हम देखते हैं। फिर क्या करते थे, अगर अगर आप इसको समझते हो, तो शरीफों ने क्या किया कि इन्होंने वो जाली पोलिंग स्टेशन बना लिए, यानी वो पोलिंग स्टेशन जो कागजों में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, वो इन्होंने फेक पोलिंग स्टेशन बना के वहां पे अपने वोट डलवा के, और उसको वो जो है, आपको पता है नवाज शरीफ ने तो रात को 1 बजे ऐलान कर दिया था फतह का आलिया के अभी हाँ रिजल्ट्स नहीं हाँ, आए थे। अभी तो तो शुरू ही हुए तो थे। वो सारा जो वो शरीफ इलेक्शन कमिश्नर था ना, तो इस तरह की जमहूरियत के ऊपर जो है ना, इंसान क्या कहे, कोई जमहूरियत है हाँ, ये तो, लेकिन उस ये तो इलेक्शन में ये तो उस इलेक्शन प्रैक्टिकल। में डॉक्टर साहब, उस इलेक्शन में बड़े बड़े लोग शामिल थे, इसलिए सिर्फ नवाज शरीफ को ना आप कहें, उसमें बड़े बड़े नाम आते हैं। चले अच्छा। वो तो हम तो जज एंड जूरी नहीं है, हमारा काम तो हाँ रिपोर्ट करना है, हाँ हमारा किसी से कोई जाती झगड़ा तो नहीं है। हाँ, लेकिन लेकिन अब इसका इसका जो आज मुतालबा आया है, मुझे ये बताएं कि जो जो मुतालबा शफकत महमूद ने किया है, ये तो पूरी एक किस्म की चार्जशीट है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। देखिए, और जो गर्चे ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसको कैसे वो टेकल करेंगे? जिस तरह डस्का इलेक्शन में ये हुआ है, जिस तरह, यानी डस्का इलेक्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रात को 4 बजे तक वो अपना दफ्तर खोल के बैठे रहे हैं, और सेनेट इलेक्शन वाले दिन उनका जो इलेक्शन ऑब्जर्वर था, वो इलेक्शन ऑफिसर था, वो साबका चीफ मिनिस्टर के लिए खड़े होकर मिल रहा है, और साबका स्पीकर को वो खड़े होकर मिल रहा है, और प्राइम मिनिस्टर जब आता है या मौजूदा स्पीकर जब आता है, तो वो उसको उसकी तरफ देखता ही नहीं है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये तो शरीफों का इलेक्शन कमीशन है। तो उन्होंने, ये जो शहीद मेहदी का जो पूरा कबीला है, वो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने सबको अपने अपने बंदे लगाए हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे। और इमरान खान को भी सोचना चाहिए कि उसको किसने मशवरा दिया था कि इसको ये जो सिकंदर सुल्तान है, इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाए। तो एक पाकिस्तान के अंदर एक तो वो सीक्रेट वो शेख सोसाइटी है, रशीद ये साहब ने सीक्रेट मशवरा सोसाइटी दिया के था। अंदर सीक्रेट सोसाइटी। शेख रशीद साहब ने मशवरा दिया था। देखिए, मैं आपको बताऊं कैसी कैसी गेमें होती हैं, और ये पीटीआई की तरफ से रेकमेंड होके आए थे। गेम उन्होंने कैसी खेली थी जी कि शेख रशीद के जरिए वाया मीडिया यूज किया, और इनको कहलवा के तो इमरान से करवा लिया। देखिए, बात यह है कि जो बातनी नेटवर्क की मैं बात करता हूँ ना आपसे, वो बातनी नेटवर्क जो है ना, वो अक्रॉस द बोर्ड है। उसका पॉलिटिकल अफिलिएशन, पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपनी एक उनकी जो सीक्रेट और पैरेलल गवर्नमेंट है, वो चलाते हैं। और ये जो सिकंदर सुल्तान साहब हैं, ये उस पैरेलल सीक्रेट गवर्नमेंट का हिस्सा है। वरना ये कैसे मुमकिन है कि अपोजिशन का बंदा हो, और वो उसकी उसके भाई को, यानी उसके अपने जो साला है सईद मेहदी के बेटे को, उन्होंने चेयरमैन सीडीए लगाया हुआ है इस्लामाबाद के अंदर में। तो भाई उसके अंदर ऐसी क्या खास बात है? आप जाहिर है सारे सारे ब्यूरोक्रेट्स को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान में इतने अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जब आपको पता है कि एक बंदा बाइस्ड है, तो आप उसकी जगह पे किसी और हाँ, को कम जो से है कम वो जो की मौका देना चाहिए। पोजीशंस हैं, कम से कम की पोजीशन से तो हटाए ना इन लोगों को। देखिए, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, ये बिल्कुल ऐसी है कि आप अगर आपने आम लगाए हुए हैं, तो आपको आम ही मिलेंगे ना एक दरख्त में से, आपको वहां पे किन्नू तो नहीं मिल सकते। तो इमरान खान को और बाकी जो सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है, मेरे ख्याल से, मुझे यकीन है कि वो ये जो सीक्रेट सोसाइटीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस, तो इनको भी जो है ना वो देखना चाहिए। और ये, मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जब बात करता हूँ बातनी नेटवर्क की, तो वो उन लोगों ने बहुत डैमेज किया। वो क्रूसेडर्स से भी मिल गए, और उन्होंने मुसलमानों के साथ जो कुछ जुल्म सितम किया वो सबके सामने, और ये भी ऐसे ही कर रहे हैं। अब सिकंदर सुल्तान जो है वो, जब सेनेट का इलेक्शन होता है 8 दिन, उसके पास पूरा टाइम था टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का। अगर वो चाहता तो उसको ओपन बैलेट पे इलेक्शन करवा सकता था, लेकिन उसने नहीं किया ऐसा। तो ये जो अंपायर मिला के खेल रहे हैं ना, ये अंपायर मिला के खेला जा रहा है ये तो मैच। ठीक है। हमेशा से ऐसे ही खेलते हैं ना। अब ये कि देखना ये कि जो रियल एम्पायर्स हैं, उनको भी तो अपनी एम्पायरिंग का कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। अच्छा, एक चीज मुझे जरा बताएं डॉक्टर साहब के, आखिर में चूंकि टाइम कम है, मुझे बताएं कि ये हम जो अपनी जुडिशरी को देखते हैं, अगर इनको कंपेयर किया जाए इंटरनेशनल लेवल पे, खास तौर पे यूके की जुडिशरी के साथ, तो उसमें हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? देखिए, आज हमारे एक दोस्त हैं फैजान आरिफ साहब, उन्होंने बहुत अच्छा कॉलम लिखा है, और मैं उनके साथ, उन्होंने जो लिखा है उसमें से कुछ उन्होंने चीजें शेयर की है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कि जो बरतानिया जो है ना, इसकी आबादी तकरीबन 6.5 करोड़ है। तो 6.5 करोड़ आबादी में यहाँ पे जो सोलिसिटर्स हैं, उनकी तादाद 1,95,000 के करीब।
और उसमें तकरीबन 17,000 के करीब बैरिस्टर्स हैं। अब इसमें यहाँ पे जो मर्द वकील हैं उनकी तादाद 94,000 के करीब, और बाकी 1 लाख से ज्यादा, 1,01,000 से के करीब वो खवातीन, यानी खवातीन वकला की तादाद यहाँ पे ज्यादा है बरतानिया में। और फिर जो बीएमई के लोग हैं, यानी जो ब्लैक माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप है, 27,000 सोलिसिटर्स उनके भी हैं इसमें शामिल। अब यहाँ पे जो सिस्टम है वो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, काउंटी कोर्ट है, क्राउन कोर्ट, मैजिस्ट्रेट्स, ये इसी लेवल पे चलते हुए आते हैं। और मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स हैं। यहाँ पे जो जजों की तादाद है वो 600 के करीब है, यानी 600 जज जो है वो 6.5 करोड़ की आबादी को कंपेयर वो केटर कर रहे हैं। उसमें से 30% जज जो है ना वो खवातीन है। अब इसमें आगे जब आप देखते हैं तो आ, उसकी जो जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है उसको लॉर्ड चांसलर ऑफिस जो है ना, वो आप उसको ऐसे कर लेंगे जैसे कोई अटॉर्नी जनरल का जो ऑफिस होता है ना, लॉ मिनिस्टर का ऑफिस, तो वो लॉर्ड चांसलर होता है। तो वो जो उनको सारे वकील अपनी दरखास्त भेजते हैं और फिर वो उन जजों की वकीलों की दरखास्तों को स्क्रूटनाइज करते हैं, उनसे चेक करते हैं कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई इस तरह की कंप्लेंट्स तो ना हो। अगर ऐसा हो तो वो उसको फारिग कर देते हैं बगैर, यानी किसी जाली क्रिमिनल ऑफेंसेस में इन्वॉल्व जज को वो आने नहीं देते उसके अंदर। फिर क्या होता है जी, पाकिस्तान की जो आबादी है वो 22 करोड़ है। अब उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो जजों की तादाद है वो 4,000। तो इस ठीक है। हिसाब से तकरीबन 6.5 करोड़ जजों के, 6.5 करोड़ की आबादी के लिए 1,000 से ज्यादा जज है पाकिस्तान के अंदर। जबकि जो पाकिस्तान के अंदर जो पेंडिंग केसेस है अदालतों में वो 2 मिलियन से ज्यादा, यानी 20 लाख से ज्यादा केसेस हैं जो भी अदालतों के अंदर चल रहे हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान में जो वकील हैं उनकी तादाद 1,61,000 के करीब है, जिनमें से और वो उनकी 5,000 बार काउंसिल, जो आप अंदाजा लगा लेंगे कितना इन्होंने, मतलब जो है। अच्छा, उसमें सिर्फ पंजाब बार काउंसिल जो है उसके 1 लाख से ज्यादा जो है ना वो मेंबर है, जो वकील उसके अंदर जो रजिस्टर्ड है। अच्छा, इसमें जो पाकिस्तान जो है उसका, जो लास्ट मैंने शायद 28वां कहा था, पाकिस्तान का 21वां नंबर है दुनिया के जजेस के अंदर। 128 दुनिया के जो कैटेगरीज हैं मुल्कों की जजेस के बारे में, उसमें इंसाफ देने के हवाले से 21वां नंबर है पाकिस्तान का। और जो पहला नंबर है वो बेल्जियम का है, जहाँ पे के नॉन मुस्लिम जो है ना वो जजेस जो है ना वो होते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, इसको कंपेयर किया जाए, तो जो जजों की तादाद है वो तो बरतानिया के जो 600 जज कर रहे हैं 6.5 करोड़ की आबादी के लिए, तो वो उनके लिए तो ये मसला नहीं है। अगर आप इसके अलावा 2,000 और भी अदालतें बना देंगे, लेकिन जब तक जो वकला है, जैसे जस्टिस काजिम मलिक साहब ने फरमाया था कि पाकिस्तान में इंसाफ देने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो जज है। जज के अलावा, जज तो है ही, लेकिन वकला जो है ना वो सबसे बड़ी रुकावट है कि वो केसेस को तारीखों पे तरीके, मैंने कभी नहीं सुना कि जज हड़ताल कर रहे हो, या, लेकिन जज तो नहीं करते, वकला जो है वो हड़ताल कर रहे हो। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी हड़ताल चल रही है जी। वो जो उन्होंने कब्जा, चीफ जस्टिस को गालियां निकाली इन्होंने, वो मैं बता नहीं सकता कि उन्होंने चीफ जस्टिस को क्या। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि जैसे मुझे मार देंगे ये लोग। मार देंगे, हाँ और सही बात। वो जो पार्क था, वो बच्चों के खेलने का पार्क था जिसपे वकीलों ने दफ्तर में कब्जा, मैंने आपको शायद जिक्र किया था कि जब पिंडी की जो कचहरी है, जब नादरा ने कहा कि हम वकीलों को जो है ना नादरा रिकॉर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे, तो 300 के करीब लोग जो है वो खुद ही कचहरी छोड़ गए, यानी वो जाली वकील थे, उनके अलग। पास जाली डिग्री। हाँ। तो जज साहब को, सुप्रीम कोर्ट को, जो अपने जजेस हैं, जो अपने वकला है, उनकी डिग्री भी थोड़ी सी देर के लिए चेक करा लें तो आपको पता चलेगा नहीं नहीं, कि वो कितने वकीलों, कितने जजों की डिग्रियां जाली हैं। तो यही तो वजह है ना, जब हम यही तो वजह है कि कंपैरिजन यहाँ पे करते आज हैं, हम पहुंचे हुए हैं। इसी की वो तो कीमत दे रहे हैं हम लोग। लेकिन डॉक्टर देखिए, साहब, हम, अल्लाह ताला, जी मैं प्लीज गो फाइनली एक बात कहना चाहूंगा कि जो अहेड। पाकिस्तान था, हिंदुस्तान में जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं थी तो बहुत अच्छा चल रहा था। 40% से ज्यादा जीडीपी था हिंदुस्तान का, जब वो शेरशाह सूरी की जब हुकूमत थी। तो नवाज शरीफ ने पूछा किसी से कि यार जीटी रोड किसने बनाई थी, तो उसने कहा जी शेरशाह सूरी ने बनाई थी। तो उसने कहा यार उन्होंने फिर पैसे तो बड़े खाते होंगे। ये अहमद रजा हाँ हाँ। कसूरी साहब बता रहे थे एक प्रोग्राम हाय, के हाय, अंदर। हाय। तो इनको ये भी, ये इन्होंने जीटी रोड पे वो पैसे खा के नहीं बनाई उसने,
5-6 हज़ार किलोमीटर की जो कलकत्ता से पेशावर तक, वो बगैर पैसे खाए उसने बनाई ईमानदारी से। तो असल में ये असल इशू है, और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और मेरे ख्याल से जैक ब्रांच को भी थोड़ा सा इनपुट देना चाहिए इसके अंदर। जैक को पता नहीं क्या देना चाहिए, पता नहीं, ये नहीं मुझे पता। मुझे तो ये पता है, वो फारसी में कहते हैं कि कौम फरोख्तन दो चे अर्जा फरोख्तन, कौम को बेच दिया गया और कितना सस्ता बेच दिया गया। कितनी दुख की बात है। और उसमें हमारी हर इदारा शामिल है। हमारी जुडिशरी को देखें आप, हमारी ब्यूरोक्रेसी को देखें। यानी एक जो कॉन्सेप्ट है, मैं आखिर में सिर्फ ये बात कहूंगा कि ये जो हम कहते हैं ना जी, ये इदारे आज़ाद होने चाहिए, मैं अब इसके सख्त खिलाफ हो गया। कोई इदारा आज़ाद से आज़ाद नहीं होना चाहिए। जिसको आज़ाद करते हैं वो आपे से बाहर हो जाता है, वो आज़ाद नहीं होता, वो मदर पिदर आज़ाद हो जाता है। अब देखें ना, अगर इलेक्शन कमीशन जो है, अगर आज़ादी का मतलब ये है कि आप जो चाहे करते फिरें और आपको कोई पूछने वाला ना हो, तो फिर इस तरह की आज़ादी को करना क्या है? आज़ादी का तो मतलब ये है कि आप अपना जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक, और अपने इदारे का जो आपका कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसके मुताबिक उसको आप अप्लाई करें, उसको एक्सरसाइज कर सकें। अगर आप वो नहीं कर रहे तो फिर आज़ादी को करना क्या हमने। लेकिन बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शाहिद आपका, और इंशाल्लाह आपसे रब्ता भी रहेगा। आखिर में दुआ की मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतुमाए खेचरा तू दानी हिसाब कम बेचरा। जिस तरह किसानों को डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात हुई इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।